नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्र ने दिल्ली में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच दलों का गठन किया। जांच दल निजी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया। कर्नाटक में महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान आज से खुल रहे हैं। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में आज से शुरू। और भारत ने कहा, देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पंगु संस्था बनी। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन की मेजबानी रूस कर रहा है। वर्चुअल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और सतत विकास। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और कोविड महामारी की पृष्ठभूमि में हो रही ब्रिक्स की 12वीं शिखर बैठक के दौरान बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार सहित वैश्विक संदर्भ में ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच सहयोग और अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपायों पर भी विचार विमर्श होगा। आतंकवाद का मुकाबला, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा तथा लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाने जैसे विषयों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। भारत ब्रिक्स देशों के संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। संगठन बनने के बाद भारत तीसरी बार इसकी अध्यक्षता करेगा। इससे पहले भारत वर्ष 2012 और 2016 में भी ब्रिक्स की अध्यक्षता कर चुका है। भारत अगले वर्ष 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संतों और महात्माओं से आग्रह किया है कि वे वोकल फॉर लोकल यानी स्थानीय चीजों को अधिक महत्व देने के संदेश को अपने अनुयायियों तक पहुंचाएं। कल राजस्थान के पाली जिले में जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर प्रधानमंत्री ने कहा कि संतों और महात्माओं ने स्वाधीनता आंदोलन को सुदृढ़ करने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज 21वीं सदी में मैं आचार्यों से, संतों से, भगवंतों से, ऋषियों से, कथाकारों से एक आग्रह करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आजादी के आंदोलन की पीठिका भक्ति आंदोलन से शुरू हुई, भक्ति आंदोलन ने ताकत दी, वैसे ही आत्मनिर्भर भारत की पीठिका तैयार करने का काम भी हमारे संतों, महंतों, आचार्यों का है। आप जहां भी जाएं, जहां भी बोले, अपने शिष्य हो या संत जन हो, आपके मुंह से लगातार ये संदेश देश के हर व्यक्ति तक पहुंचते रहना चाहिए। और वो संदेश है वोकल फॉर लोकल। प्रधानमंत्री ने कहा कि नया साल आध्यात्मिक आभा का वर्ष है और प्रेरणा देने वाला है। श्री मोदी ने कहा कि आचार्य वल्लभ ने भारत को शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कई राज्यों में कई शिक्षा संस्थानों की स्थापना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश महिला शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए इन संस्थाओं का ऋणी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने विश्व को हमेशा मानवता, शांति, अहिंसा और भाईचारे का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि यही वो संदेश है जिसकी प्रेरणा भारत विश्व को देता रहा है और इसी के लिए विश्व आज एक बार फिर भारत की ओर देख रहा है। दिल्ली में कोविड मरीजों की जांच और इलाज के लिए अस्पतालों में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुपालन की पड़ताल के लिए जांच दलों का गठन किया गया है। ये दल जल्द ही राजधानी के अस्पतालों का दौरा करेंगे और 2 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। जांच दलों को कामकाज की एक सूची दी गई है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार निजी अस्पतालों के वार्ड और आईसीयू बिस्तर उपलब्ध होने पर मंत्रालय को रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट में बताना है कि सही समय पर दिल्ली सरकार के कोरोना से जुड़ी रिपोर्ट क्या है। इसके आधार पर ये दल उल्लंघन के किसी भी मामले की जांच करेगा।
देश में कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर 93.27% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 82,49,000 से अधिक रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं। देश में संक्रमण की पुष्टि वाले रोगियों की कुल संख्या 88,45,000 से अधिक हो गई है। इस समय देश में महामारी की वजह से मृत्यु दर 1.47% है, जो दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। देश भर में कोरोना से हुई मौतों की संख्या 1,30,070 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक कोविड परीक्षण की संख्या 12,56,00,000 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल के बिना भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। कल विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड की डिजिटल माध्यम से अध्यक्षता करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए वैश्विक भागीदारी और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के निवेश पर बल दिया। उन्होंने कहा कि परिस्थितियों के साथ मानव सभ्यता ने सहयोग और संसाधनों के द्वारा एक दूसरे के लिए पूरक प्रयास किए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने सार्वजनिक स्वास्थ्य दायित्वों के कुशल, प्रभावी और उत्तरदायी निर्वहन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, सदस्य राष्ट्रों और भागीदारों के वैश्विक समुदाय के साथ काम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने कोविड जैसे संकट के प्रति प्रभावी कार्रवाई की है और इससे भविष्य के लिए उसका आत्मविश्वास और विश्व स्तर पर सहयोग बढ़ेगा। वे कल विदेश मंत्रालय और हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस द्वारा आयोजित तीसरे डिक्कन संवाद को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर एस जयशंकर ने कोविड महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि भारत ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की उत्पादन क्षमता विकसित की और स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र की स्थापना की। उन्होंने कहा कि शुरू में देश पर्याप्त पीपीई किट और वेंटिलेटर प्रदान करने में सक्षम नहीं था, लेकिन वर्तमान में न केवल देश की जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि अन्य देशों की सहायता भी कर रहा है। विदेश मंत्री ने बताया कि इस समय भारत में 15,000 विशेष सुविधा केंद्र हैं, जिनमें 15 लाख आइसोलेशन बेड हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 1,72,000 से अधिक कोरोना रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 745 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। राज्य में कोरोना संक्रमण के 8,996 मामले बाकी हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश में कई दिनों के बाद प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 500 के आसपास रह गई है। वहीं पॉजिटिविटी दर भी घटकर 4.6 पर आ गई है। 4 जिलों में कल एक भी नया मरीज नहीं मिला है, जबकि 35 जिलों में 10 से कम सक्रिय मरीज रह गए हैं। शेष जिलों में भी मरीजों की संख्या 50 से कम है। मध्य प्रदेश में कल सबसे ज्यादा 141 लोग भोपाल में संक्रमित हुए हैं। वहीं इंदौर में महज 89 लोग संक्रमित मिले हैं। उधर पिछले 24 घंटों में कुल 597 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या 1,84,000 तक पहुंच गई है। इसी तरह संक्रमण से पीड़ित 2 मरीजों की मृत्यु के साथ ही राज्य में मरने वालों की संख्या 3,092 हो गई है। मध्य प्रदेश में कल हुए करीब 13,000 से अधिक परीक्षणों के साथ ही राज्य में कुल परीक्षणों की संख्या भी 33 लाख को पार कर गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले 2,10,000 से अधिक हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक लगभग 1,90,000 रोगी अस्पताल या होम क्वारंटीन में रहकर स्वस्थ हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए कोविड जांच की संख्या बढ़ाई जा रही है। प्रदेश भर में कोरोना जांच के लिए 2,225 सेंटर स्थापित किए गए हैं। इनमें से 1,019 केंद्रों में रैपिड एंटीजन टेस्ट की सुविधा है। वहीं 640 केंद्रों में RT-PCR जांच की जा सकती है। इसके अलावा 546 केंद्रों में ट्रू नॉट विधि से जांच के लिए संदिग्ध मरीजों के नमूने लिए जा रहे हैं। प्रदेश में हर रोज करीब 8,400 सैंपलों की RT-PCR पद्धति से जांच का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तय किया है कि प्रति 1 लाख की आबादी पर रोजाना 28 नमूनों की RT-PCR जांच की जाएगी। राज्य के सभी जिलों को वहां की जनसंख्या के आधार पर प्रतिदिन RT-PCR जांच के लिए लक्ष्य दिए गए हैं। प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा घर घर जाकर कोरोना से मिलते जुलते लक्षण वाले व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें जांच कराने के लिए प्रेरित भी किया जा रहा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 926 रोगियों की पुष्टि हुई है। राज्य में स्वस्थ होने की दर 91.41% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 1,89,236 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,72,972 मरीज ठीक हो चुके हैं। राज्य में अब तक 68,76,000 से अधिक लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 225 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 141 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 12,456 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 62 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 5 मरीजों की मृत्यु के साथ राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,808 हो गई है। इस बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री नितिन पटेल ने कल शाम अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में एक बैठक करके कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने 1200 बेड वाले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 100 वेंटिलेटर के साथ एक विशेष वार्ड बनाने की घोषणा की। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कोविड-19 के मामलों में कमी निरंतर जारी है। नए मामलों की संख्या 1,725 है। इस समय राज्य में 15,765 कोविड रोगियों का उपचार चल रहा है। इस बीच राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परामर्श प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। तमिलनाडु एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश की रैंक सूची कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजयभास्कर ने चेन्नई में जारी की। प्रवेश की परामर्श प्रक्रिया कल से चेन्नई में शुरू होगी। राज्य में सरकारी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 3,650 और बीडीएस की 194 सीटें हैं, जिनमें से एमबीबीएस की 3,032 और बीडीएस की 165 सीटें राज्य सरकार भरेगी। निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 2,100 और बीडीएस की 1,760 सीटें हैं। इनमें एमबीबीएस 1,147 सीटें राज्य कोटा में भरी जाएंगी। इस बार प्रवेश परामर्श प्रक्रिया की विशेषता यह है कि 7.5% सीटें नीट परीक्षा पास करने वाले सरकारी स्कूलों को छात्रों को दी जाएंगी। जय सिंह, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई। उधर ओडिशा में कोविड से स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ रही है। इस महामारी से कल 1,297 लोग स्वस्थ हुए। राज्य में कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 2,99,159 हो गई है। कल 749 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके बाद राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,09,408 हो गई है। भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला ये परीक्षण 26,000 वॉलंटियर्स पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। इस परीक्षण को www.ctri.nic.in पर पंजीकृत किया गया है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। भारत बायोटेक भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कई देशों, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है। महानिदेशक टेड्रोस एडहोम घेब्रियेसस ने यूरोप और अमेरिका में कोरोना वायरस टीके के बारे में खुशखबरी के बावजूद कहा कि संक्रमण के मामले हर तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने घोषणा की थी कि संक्रमण के खिलाफ उसका टीका इजाद करने का कार्यक्रम तीसरे चरण में 94.5% कामयाब रहा है। फाइजर और बायोएनटेक कंपनी ने अपने टीके के बारे में घोषणा की है कि संक्रमण रोकने के लिए उनकी दवा 90% से अधिक असरदार है। स्वास्थ्य संगठन ने विश्व भर में कुल 54 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड मरीज होने की पुष्टि की है। इनमें 10,30,000 से ज्यादा कोविड मरीजों की मृत्यु हो चुकी है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्र ने दिल्ली में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच दलों का गठन किया। जांच दल निजी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया। कर्नाटक में महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान आज से खुल रहे हैं। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में आज से शुरू। और भारत ने कहा, देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पंगु संस्था बनी।
कर्नाटक में अंतिम वर्ष के स्नातक और परा स्नातक छात्रों के लिए आज से महाविद्यालय खुल रहे हैं। सरकार, महाविद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों ने कोविड महामारी की रोकथाम के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी एहतियाती उपाय किए हैं। एक रिपोर्ट। गले और नाक का सैंपल सौंपने के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में इंतजाम किए गए थे। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने 432 कॉलेजेस के 60,000 विद्यार्थी, प्राध्यापक और अन्य कर्मचारियों के टेस्टिंग के लिए 141 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में व्यवस्था की थी। इसके अलावा 450 मोबाइल स्वैब कलेक्शन वाहन की व्यवस्था भी थी, जो कॉलेजेस के पास स्वैब लेने का काम कर रही थी। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर वेणुगोपाल जी ने बताया है कि कॉलेज कैंटीन बंद रहेंगे और लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने की व्यवस्था नहीं होगी। केवल पुस्तक घर ले जाने की परमिशन दी जाएगी। आज उप मुख्यमंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण बेंगलुरु के कुछ कॉलेजेस जाकर वहां का मुआयना करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। नवगठित बिहार कैबिनेट की आज पहली बैठक होगी। ये बैठक दिन में 11:30 बजे सचिवालय में बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें नवनियुक्त 14 मंत्री भी शामिल होंगे। कैबिनेट नवगठित 17वीं विधानसभा की पहली बैठक बुलाए जाने को मंजूरी देगी। विधानसभा की पहली बैठक इस महीने की 23 तारीख को बुलाई जाएगी। इस बीच आज कैबिनेट के सदस्यों के बीच विभागों के आवंटन को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। तमिलनाडु में कल जारी किए गए मतदाता सूची के प्रारूप के अनुसार राज्य में मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 10 लाख से अधिक है। राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में 8,14,000 से अधिक है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कल चेन्नई में मतदाता सूची का प्रारूप जारी किया। चेन्नई की सोलिंगा नल्लूर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 6,55,000 से अधिक मतदाता हैं। सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र किलवेयूर है, जहां 1,73,000 मतदाता हैं। मतदाता सूची के प्रारूप में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए 15 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची अगले साल 20 जनवरी को जारी होना तय हुआ है। वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद की विधि समिति ने कल एक जरूरी बैठक बुलाई है, जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सख्त बनाने और फर्जी बिलों पर रोक लगाने के लिए जीएसटी कानून में आवश्यक संशोधन तथा अन्य कानूनी उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक जीएसटी के फर्जी बिलों की धोखाधड़ी के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत बुलाई गई है। जीएसटी खुफिया महानिदेशालय ने पिछले 4 दिनों में फर्जी बिलों के मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी में शामिल 1180 कारोबारियों की पहचान की है और 350 मामले दर्ज किए हैं। टैक्स चोरी, धोखाधड़ी से बैंक ऋण लेने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार जैसी अवैध गतिविधियों के लिए फर्जी बिल जमा करने के अनेक मामले सामने आए हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में सरकारी अधिकारियों की सांठगांठ से कथित भूमि कब्जा करने के सिलसिले में 3 अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। पहले इन मामलों की जांच राज्य सतर्कता संगठन कर रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई ने इन मामलों की जांच अपने हाथ में ले ली है। कथित भूमि कब्जा करने के ये मामले जम्मू और सांबा जिलों से जुड़े हैं। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू जिले के राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रोशनी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों की जानबूझकर अनदेखी की और अवैध कब्जा धारकों को लाभ पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिला प्रशासन ने सर्दियों के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से जल्दी निपटने के लिए 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर पीयूष सिंगला ने कार्य योजना की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में बर्फ से ढके क्षेत्रों में सड़क पर सुचारू आवागमन, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की निर्बाध आवाजाही के प्रबंध, दूरदराज क्षेत्रों में राशन आपूर्ति, भंडारण, रखरखाव, बिजली की उपलब्धता और वितरण के लिए सर्दियों की योजनाओं पर चर्चा हुई।
इस बीच जम्मू कश्मीर में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुपवाड़ा और बांदीपुरा जिले के ऊपरी इलाकों में मध्यम दर्जे के खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। प्राधिकरण ने कहा है कि बारामूला और गांधरबल जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में मामूली खतरे वाले हिमस्खलन की चेतावनी अभी जारी रहेगी। हिमस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों के लोगों को सलाह दी गई है कि पूरी सावधानी बरतें। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है। सोनू सूद को यह सम्मान देने का निर्णय लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों को देखते हुए लिया गया है। सोनू सूद ने कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके शहर तक पहुंचाने में मदद की थी। पंजाब का राज्य नायक नियुक्त होने पर सोनू सूद ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि वो इस सम्मान के लिए बेहद आभारी हैं। त्योहारों के इस मौसम में खादी उत्पादों की रिकॉर्ड बिक्री की वजह से खादी कारीगरों को काफी लाभ मिला है। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्रमुख खादी इंडिया आउटलेट में 2 अक्टूबर से मात्र 40 दिनों के अंदर खादी की एक दिन में हुई बिक्री का आंकड़ा 4 बार 1 करोड़ रुपए को पार कर गया। खादी के इस वितरण भंडार में 13 नवंबर को कुल बिक्री 1 करोड़ 11 लाख रुपए रही। खादी की बिक्री का आंकड़ा इस वर्ष गांधी जयंती पर 1 करोड़ 2 लाख रुपए तक पहुंच गया। इसके बाद 24 अक्टूबर को 1 करोड़ 5 लाख और 7 नवंबर को 1 करोड़ 6 लाख रुपए की बिक्री हुई। खरीफ मौसम 2020-21 के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है। अभी तक 281,28,000 मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है। पिछले वर्ष इस दौरान 233,89,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया था। इस वर्ष पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 20.25% अधिक धान की खरीद की गई। केवल पंजाब में ही 196,13,000 मीट्रिक टन की खरीद की गई। ये कुल खरीद का 69.73% है। खेल मंत्रालय ने हॉकी के ओलंपिक खिलाड़ी मोहिंदर पाल सिंह के इलाज के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। श्री सिंह किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इस समय वे डायलिसिस पर हैं। ये धनराशि पंडित दीनदयाल उपाध्याय खिलाड़ी कल्याण कोष से स्वीकृत की गई है। श्री सिंह भारतीय हॉकी टीम के कोच थे। उन्होंने 1988 में समर ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे इस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 2007 में एशिया कप जीता था। मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण आज उत्तरी अरब सागर में आरंभ होगा। इस अभ्यास का पहला चरण इस महीने की शुरुआत में पूरा किया गया था। दूसरे चरण में शामिल चारों देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच जटिल प्रक्रियाओं के अभ्यास किए जाएंगे। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य युद्धपोत और अमेरिकी नौसेना के निमिज युद्धपोत पर केंद्रित गतिविधियां होंगी। ये दोनों युद्धपोत 4 दिन तक अन्य पोतों, पनडुब्बियों और विमानों के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। भारत ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पंगु संस्था बनकर रह गई है और देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण ये विश्वसनीयता के साथ कार्य करने में अक्षम है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सार्वभौमिक राष्ट्रों के सदस्य होने के बावजूद अंतर सरकारी वार्ताएं गंभीर और सार्थक प्रक्रिया के स्थान पर विश्वविद्यालय स्तर की चर्चा का मंच बन गई हैं। Today's Security Council is an impaired organ. It has been unable to act with credibility essentially due to its unrepresentative nature. Inside the IGN, nothing has moved for more than a decade except hearing passionate statements on the need for reform. In fact, it has not progressed since it is not only informal, but it has no rules of procedure and has no records. For a decade, it has remained that way. श्री तिरुमूर्ति कल रात संयुक्त राष्ट्र आम सभा के 75वें सत्र को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अंतर सरकारी वार्ता में सुधार की आवश्यकता को लेकर जोशीले वक्तव्यों को सुनने के अलावा 1 दशक से भी अधिक समय में कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि कुछ देश आधिकारिक वार्ताओं में मात्र अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए छोटे और मझौले देशों के हालात पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं और इन देशों को बुनियादी अधिकारों से वंचित कर रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन आज सुबह जापान पहुंचे। इस दौरे में वो जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मिलेंगे। दोनों नेताओं की बैठक ऐतिहासिक सैन्य समझौता मुख्य रूप से एजेंडा होगा। दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महाद्वीप के देशों पर चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से दोनों देश ये समझौता कर रहे हैं। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया और जापान की सेनाएं एक दूसरे के देशों में सैन्य अभ्यास करेंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है। सिद्धार्थ, बिहार में कल नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को लगभग सभी अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, नीतीश ने 14 मंत्रियों के साथ संभाली बिहार की कमान। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 7वीं बार बिहार के सीएम बने नीतीश। पंजाब केसरी लिखता है, बिहार में फिर नीतीश सरकार। नवभारत टाइम्स लिखता है, टीम नीतीश में बीजेपी हावी, विभाग बंटवारे को चुनौती। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, नीतीश 20 साल में 7वीं बार सीएम। भाजपा ने तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया। देश भर में कोरोना संक्रमण के कारण सरकार इस साल संसद का शीतकालीन सत्र और बजट सत्र एक साथ करा सकती है। अमर उजाला में है, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी होने और इसके कारण मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने की खबर अमर उजाला में है। पत्र लिखता है, सीजन में पहली बार 25.8 डिग्री पहुंचा अधिकतम पारा। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पहाड़ों पर बर्फबारी से दिल्ली के दिन सर्द होंगे। उत्तर पूर्व राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में बारिश के अनुमान के बीच राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, 2 दिन में 4 डिग्री तक गिरेगा पारा। पत्र ने कुफरी में पहले स्नोफॉल का आनंद लेते हुए सैलानियों का चित्र भी प्रकाशित किया है। उत्तराखंड में केदारनाथ और यमुनोत्री धामों के कपाट भारी बर्फबारी के बीच कल से शीतकाल में बंद होने की खबर दैनिक ट्रिब्यून में है। हिन्दुस्तान ने सामाजिक सुरक्षा कोड 2020 के ड्राफ्ट जारी होने को सुविधा शीर्षक से अपनी सुर्खी बनाया है। नई नौकरियां 3 दिन में पता चलेंगी। सिर्फ सरकारी ही नहीं बल्कि निजी क्षेत्र की बड़ी कंपनियों को भी सरकार के खास पोर्टल पर देनी होगी ये जानकारी। दुनिया के पहले निजी अंतरिक्ष यान स्पेस एक्स के कल अमेरिका के केनेडी अंतरिक्ष केंद्र से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के लिए रवाना होने की खबर हिन्दुस्तान में है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्र ने दिल्ली में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जांच दलों का गठन किया। जांच दल निजी अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के 3 चरण का परीक्षण शुरू किया। कर्नाटक में महाविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान आज से खुल रहे हैं। मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण उत्तरी अरब सागर में आज से शुरू। और भारत ने कहा, देशों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पंगु संस्था बनी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।